वालेकुम जी स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9 के वो स्टूडेंट्स जो अभी चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर को कवर कर रहे हैं, ये वाले लेक्चर्स देख रहे हैं। तो आपने कल पिछला लेक्चर देख लिया होगा रेडियोएक्टिव आइसोटोप। तो नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए आ गया है एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। इसे आज के आज याद करें और इसमें से इंपॉर्टेंट बातें पढ़ के इस टॉपिक को फारिग करें। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूजफुल इन मेडिकल इमेजिंग, यानी कि मेडिकल में जो इमेजिंग होती है। इमेजिंग क्या होता है कि किसी बंदे के अंदर कैमरा डालकर उसकी बीमारी को स्क्रीन पर देखना, इसे हम कहते हैं मेडिकल इमेजिंग। इसके अंदर क्या इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। कौन से आइसोटोप? जो एनर्जी खारिज करते हैं अनस्टेबल होने की वजह से। ये डेफिनेशन है रेडियो एक्टिव आइसोटोप की, पिछले टॉपिक में भी बता दी है, दोबारा बता रही हूँ। अनस्टेबल होने की वजह से जो एमिट करते हैं एनर्जी। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन है, आसान डेफिनेशन है, साथ साथ दोबारा रिवाइज भी हो गई है। जिन्होंने नहीं देखी उनको याद भी हो गई है। अनस्टेबल होने की वजह से एनर्जी एमिट करने वाले आइसोटोप को रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं। ये किसके अंदर इस्तेमाल होते हैं? मेडिकल इमेजिंग के अंदर। ठीक है, मेडिकल इमेजिंग के अंदर। डॉक्टर्स यूज देम टू डायग्नोज द डिजीज बाय इंजेक्टिंग द पेशेंट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव फ्लूइड। डॉक्टर्स क्या करते हैं? डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए, यानी पहचानने के लिए। एक बंदा डॉक्टर के पास गया है, उसे क्या बीमारी है, डॉक्टर ने उसको बताना है, तशखीस करना है। ठीक है, डॉक्टर के बीमारी बताने को कहते हैं डायग्नोज करना, तशखीस करना। इसके लिए डॉक्टर जो है ना, पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं बहुत छोटी सी मिकदार में रेडियो एक्टिव फ्लूइड। रेडियो एक्टिव यानी कि एनर्जी खारिज करने वाला मादा, एनर्जी रेडिएशंस देने वाला फ्लूइड। वो कहाँ से आता है? वो रेडियोएक्टिव आइसोटोप से ही लिया जाता है। दुनिया में बहुत सारे एलिमेंट आइसोटोप्स होते हैं, एटम्स होते हैं, जो अनस्टेबल होने की वजह से एनर्जी एमिट करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रेडियोएक्टिव आइसोटोप। जब एक बंदा डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसकी बीमारी पहचानने के लिए, बताने के लिए कि इसे मसला क्या है, उसको क्या करते हैं? छोटी सी मिकदार में बहुत कम रेडियोएक्टिव फ्लूइड, रेडियोएक्टिव माया लगाते हैं। ठीक है, पानी की तरह वो जो इंजेक्शन बना होता है, उसका नाम है, एक का नाम भी तो बताए ना। एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप का नाम है टेक्नीशियम 99M। याद रखना, एक इंजेक्शन है जिसका नाम है टेक्नीशियम 99M। वो क्यों यूज़ होता है? डायग्नोस्टिक इमेजिंग अक्रॉस ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, लंग्स। किसी को खुदा ना खास्ता ब्रेन ट्यूमर है, कोई लंग्स फेल हो गए हैं, तो डॉक्टर ने पता तो करना है ना कि ये बात मेरा तुक्का ही है कि ये सच में है। तो वो क्या करेगा? वो उसकी इमेजिंग देखेगा, यानी कि उसके अंदर वो रेडियोएक्टिव आइसोटोप डालेगा और स्क्रीन के ऊपर उसके अंदर से पूरा दिमाग का एक्सरे, पूरा लंग, सब कुछ नज़र आ जाएगा। तो वो कौन सा रेडियोएक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल करेगा? टेक्नीशियम 99M। डॉक्टर्स यूज़ अ स्पेशल कैमरा टू वॉच हाउ द रेडियोएक्टिव फ्लूइड मूव्स। अब जिस तरह वो रेडियोएक्टिव फ्लूइड है ना, वो उसके दिमाग के अंदर जाता जाएगा, उसके दिमाग का वो वाला हिस्सा स्क्रीन पे आता जाएगा। वो क्या है? डॉक्टर एक स्पेशल कैमरा यूज़ करते हैं। वो कैमरा वो इंसान के अंदर डालते हैं, जिस्म के, और उसके अंदर रेडियोएक्टिव फ्लूइड होता है। कौन सा रेडियोएक्टिव फ्लूइड? टेक्नीशियम 99M का इंजेक्शन का फ्लूइड होता है, माया पानी की तरह बनाता है, जो कि जैसे जैसे मूव करता है वैसे वैसे हमें इमेजिंग मिलती जाती है। तो पहला इस्तेमाल रेडियोएक्टिव आइसोटोप का आ गया। इस्तेमाल आती तो बताने हैं इसके अंदर क्या इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल ये होता है कि डॉक्टर उसको डायग्नोज करने के लिए डिजीज़ को और मेडिकल इमेजिंग में यूज़ कर रहे हैं। वो उसको पेशेंट को बहुत कम अमाउंट से इंजेक्ट करते हैं रेडियोएक्टिव आइसोटोप की। जैसे उसके बाद एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जी, गैलियम हैज़ मैनी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़। एक एलिमेंट है दुनिया में, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, जिसका नाम है गैलियम, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ बिलो बॉडी टेम्परेचर, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट ऐसा है कि जैसे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे भी कम। सो इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ज़ाहिर बात है कि हर जगह बॉडी टेम्परेचर ही होता है, जो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस। अगर इसे कम या ज़्यादा होगा तो फिर इंसानों के लिए मुश्किल है ना, जानदारों के लिए बॉडी टेम्परेचर से कम पे गुजारा करना। तो हर जगह तो नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर ही पाया जाता है, इसलिए ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। वो उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट कम है तो वो लिक्विड बन जाता है सॉलिड की बजाय। इट डज़ नॉट एवेपोरेट, लेकिन वो एवेपोरेट नहीं होता, सिर्फ लिक्विड बन जाता है, हवा में उड़ता नहीं है भाप बन के। तो ये आपकी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आ गई है। शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी आप इसको एज अ इन्फॉर्मेशन याद कर लें कि गैलियम की बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। इंटरेस्ट ये है उसके अंदर कि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बॉडी टेम्परेचर से कम है, जिसकी वजह से वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर और वो एवेपोरेट नहीं करता है।
तो नेक्स्ट पैराग्राफ है रेडियो कार्बन डेटिंग। पहले हमने पढ़ा है जी रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, उनका मेडिकल में क्या इस्तेमाल है, एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं ना। अब उसके बाद आ गया रेडियो कार्बन डेटिंग, यानी कि कार्बन के ज़रिए डेट मालूम करना, तारीख मालूम करना। रेडियो कार्बन डेटिंग इज़ अ मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द एज ऑफ एन हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट। कोई भी तारीखी ऑब्जेक्ट आप ले लें, किसी जानवर की हड्डी या किसी दरख्त की लकड़ी, आपने पता करना है कि कितने साल पुरानी है, इसकी क्या उम्र है। तो उसको मालूम करने के लिए जी जो तरीका है उसका नाम है रेडियो कार्बन डेटिंग। तो रेडियो कार्बन डेटिंग इज़ अ मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द एज ऑफ एन हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट। ये इसकी डेफिनेशन भी आ गई है, कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। लेकिन उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल जो होना चाहिए, जानदार मादा होना चाहिए। यानी कि एक जानवर है ना, उसकी ऑर्गेनिक, उसकी असल हड्डी होनी चाहिए, दरख्त की असल लकड़ी होनी चाहिए। विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन 14(6). एक आइसोटोप है कार्बन का, कार्बन एक एलिमेंट है, उसका एक आइसोटोप है C14(6). उसके 3 आइसोटोप होते हैं। वैसे फॉर इन्फॉर्मेशन बता दूं, कार्बन के 3 आइसोटोप हैं C12(6), ठीक है, C13(6) और C14(6). तो उसमें से जो तीसरा एटम है ना, तीसरा एलिमेंट है कार्बन 14(6), वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यानी कि वो रेडिएशन खारिज करता है अनस्टेबल होने की वजह से। कार्बन 14(6) रेडिएशन खारिज करता है अनस्टेबल होने की वजह से, जिसकी वजह से उसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहा जाता है। इसकी मदद से किसी भी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद हो, जो असल मादा हो उसकी हम एज मालूम कर सकते हैं, उसकी उम्र मालूम कर सकते हैं, और इस अमल को रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं। यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी आ गया, यहाँ से यहाँ तक इसका निशान भी लगा लें, और टॉपिक के अंदर तो आप इसको कवर कर ही रहे हैं। द मेथड इन्वॉल्व्स मेजरिंग द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन 14 in a sample from a dead plant or animal like a piece of wood or a bone, which provide information that can be used to calculate when an animal or plant died. इसके ज़रिए हम कार्बन 14 का थोड़ा सा प्रोपोर्शन लेते हैं, थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप का, ठीक है, और उसको हम मिलाते हैं डेड प्लांट से या एनिमल से, मरे हुए बहुत सालों पुराने, जैसे डायनासोर चले गए हैं लेकिन अभी भी उनकी उम्र मालूम की जा सकती है, उनकी कोई हड्डी मिल जाए, या पौधे से, ठीक है, लाइक अ पीस ऑफ वुड, पौधे के दरख्त की लकड़ी से, ठीक है, या उनकी हड्डी से किसी भी। उसके साथ हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हमें ये पता चल जाएगा कि इनकी उम्र क्या है, कितने हज़ारों साल पुराने हैं। कैसे पता चलेगा? द ओल्डर द सैम्पल इज़, जितना पुराना वो सैम्पल होगा ना, द लेस कार्बन 14 इज़ टू बी डिटेक्टेड। यानी कि हमने कार्बन 14 उसको लगानी है, उस हड्डी को, उस लकड़ी के पीस को, उस डेड प्लांट को, जिसको हमने, जिसकी उम्र फाइंड करनी है, उसको हमने लगाई, और उसके अंदर जितनी कम वो पहचान पाएगा ना कार्बन 14, यानी अगर हमने उसको 100 ग्राम दी है और उसके ऊपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम शो हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये 90 साल पुराना है। ये आप जो है ना वो समझ लें अपनी आसानी के लिए कि अगर हमने किसी भी जानवर की हड्डी को, पौधे की लकड़ी को, पुराने दरख्त की जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल हो, असल मादा हो, ऐसे हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट को हमने 100 ग्राम कार्बन 14 के लगाए हैं, लेकिन उसके ऊपर 100 ग्राम नहीं शो हो रहे, 10 ग्राम जो है वो शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब है बाकी 90 साल जो है ना वो उसकी एज है, यानी वो इतना पुराना है। इस तरह से जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना उनकी उम्र मालूम की जाती है। ये आगे उसकी दूसरी एप्लीकेशन पॉइंट 2 लिख के ना आप दूसरी एप्लीकेशन लिख देना। पहली एप्लीकेशन थी आपकी मेडिकल इमेजिंग में, दूसरी एप्लीकेशन आपकी आ गई ये। अब तीसरी एप्लीकेशन पढ़ते हैं जी। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स एंड कंक्रीट मिक्सचर्स। कंक्रीट मिक्सचर जो रेत, सीमेंट, बजरी, इनके बने हुए मिक्सचर्स होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं कंक्रीट मिक्सचर। और मेटल्स यानी ये जो बर्तन होते हैं, ठीक है, और जो मेटल चीज़ होती है, मेटल के जो आपके लैम्प्स, हर चीज़, लैम्प्स भी मिलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, डेकोरेशन पीसेस वगैरह, इनकी ताकत फाइंड करने के लिए जो है ना उसके लिए भी रेडियोएक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल होते हैं कि वो कितने मजबूत हैं। यानी कि रेडियोएक्टिव आइसोटोप से हम पता लगा सकते हैं कि ये मेटल टूट तो नहीं जाएगा। ये कंक्रीट मिक्सचर जैसा जब ब्लेंडर डाल रहे हैं तो ये ठीक बना है। दे आर यूज टू जनरेट चीप न्यूक्लियर पावर एंड, ये तीसरी एप्लीकेशन आ गई यहाँ से यहाँ तक पॉइंट 3, ठीक है। अब पॉइंट 4 यहाँ से शुरू हो जाता है। दे आर यूज टू जनरेट द चीप न्यूक्लियर पावर एंड टू फाइंड ऑयल फील्ड्स। ये न्यूक्लियर पावर भी बन सकती है, जैसे पाकिस्तान आपको पता है एक न्यूक्लियर पावर है,
ठीक है, तो वो भी इसके ज़रिए जनरेट होती है। और ऑयल फील्ड यानी कि तेल कहाँ कहाँ है ज़मीन में, वो भी इसके ज़रिए पता किया जा सकता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप की अभी तक क्या क्या आ गया है, 4 एप्लीकेशन आ गई हैं। पहली वाली क्या आई थी पिछले पेज में, मेडिकल इमेजिंग। दूसरी वाली क्या आई है, रेडियो कार्बन डेटिंग। तीसरी वाली क्या आई है जी, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स और कंक्रीट मिक्सचर हमें पता चल सकती है इसके ज़रिए। न्यूक्लियर पावर जनरेट की जा सकती है और ऑयल फील्ड्स का पता लगाया जा सकता है। In medicine, they are used to diagnose and treat many medical conditions and diseases including cancer and thyroid disorders. तीसरे फिर वो उन्होंने दोबारा रिपीट कर दिया कि मेडिकल वाली ही 5 वाली 5 इस तरह आपकी एप्लीकेशन बन गई हैं। 5वीं क्या है कि डायग्नोज भी कर सकते हैं, तशखीस भी कर सकते हैं और उसका इलाज भी कर सकते हैं मेडिकल कंडीशंस का, जैसे कि कैंसर है, खुदा न खास्ता थायराइड डिजीज़ हैं, किसी को भी थायराइड की बीमारियां हैं। तो ये 5 एप्लीकेशंस आपकी हो गई हैं। पहली पिछले पेज पे है, सेकंड वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पैराग्राफ, थर्ड वाली यहाँ से यहाँ तक, फोर्थ वाली यहाँ से यहाँ तक और लास्ट पे 5th वाली आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोग भी जो है इस टॉपिक को अच्छी तरह याद कर लें, ये 5 फील्ड्स याद कर लें, हो सकता है चांसेस आएंगे पेपर में आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन। और गूगल हेल्पिंग हैंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और कल आपने अपना अगला लेक्चर भी मेरे साथ ही कवर करना है, आयनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय अ रेडियो एक्टिव सोर्स। ये कोई आपको 7 से 8 दिनों में जो 7 से 8 वीडियोस पोस्ट करके मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। जिस बच्चे की पीछे वाली मिस हो गई हैं वो जाकर ये पीछे वाली सारी वीडियोस को देख के लेक्चर कवर करे और उनके कॉन्सेप्ट शॉर्ट्स भी देख ले एक दफ़ा लाजमी, ताकि उसको याद होना हो लेकिन उसको समझ तो आ जाए कि इसमें लिखा क्या हुआ है। क्योंकि इंसान को मेरा ख्याल है अगर याद नहीं भी है ना, लेकिन उसको पता है कि इसका कॉन्सेप्ट शॉर्ट क्या है, वो पेपर में अपने पास से उर्दू में भी कुछ लिख देगा ना, चाहे इंग्लिश मीडियम क्या है, फिर भी नंबर मिल जाएंगे। ये भी आपको पता है रूल है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हो लेकिन आपको इंग्लिश में नहीं याद रहा कि लाइन क्या थी, आपने उर्दू में जो सुना हुआ है ना मेरी वीडियो में, आप सिर्फ उसको उर्दू में लिख लेंगे ना बोर्ड में, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है। क्यों लाजमी है? क्योंकि आपने मेरे साथ पढ़ना है, तैयारी करनी है, ठीक है। हर चैप्टर, ये चैप्टर नहीं, हर चैप्टर आपने पढ़ना है। एक्सरसाइज के शॉर्ट यहाँ से करने हैं, MCQs यहाँ से करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से करने हैं, गेस्ट पेपर यहाँ से मिलने हैं और पेपर से 2-4 दिन पहले पेपर के इंपॉर्टेंट 3 गेस्ट भी आपको यहीं से मिलने हैं जो पेपर में आने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करके कमेंट करो, मुझे पता चले कौन कौन पढ़ रहा है मेरे से। अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखो।